इलाज है तो सिर्फ पेस्टिसाइड्स। यही हमारी गलती है। उनको हमने इनवाइट किया। पहले पंजाब के अंदर कंकन गेहूं पीसते थे तो गुजरात में उनकी खुशबू आती थी। साउथ में चावल पैदा होते थे तो राजस्थान में उनकी खुशबू आती थी। आज खुशबू चली गई। क्यों? वो भी पश्चिम के कारण। पेस्टिसाइड, टेस्ट, उसके सामने ऑर्गेनिक आ गया। शब्द उन्होंने बोला ऑर्गेनिक। ब्रिटेन, अमेरिका के एयरपोर्ट पर आप जाएंगे शायद तो वहां ऑर्गेनिक स्टोर है। हिंदुस्तान के समुद्र किनारे के नमक, 100 ग्राम नमक का 800 रुपया है। अभी तो 1000 हो गया होगा। 1 पाउंड, 100 पाउंड नमक। हमारे यहां गांव के लोग ऐसे ही दे जाते थे। दिवाली के दिन शुकन करा जाते थे। शुकन करते हैं नमक का, शक्कर का नहीं करते, वो पेंडा का नहीं करते, नमक रख के जाते हैं। आपकी यादी व्याधि और उपाधि वो नमक से निकल जाती है। लेकिन ये पश्चिम के लोगों ने ईर्ष्या आई कि साला नमक निकाल दो, उनमें से आयोडीन डाल दो उसके घर में। कुछ चीज आपके जीवन से पश्चिमी ढब की निकल गई तो आप सुरक्षित है। अगर जो सोच आपने नहीं बदली तो दुनिया का कोई डॉक्टर आपको नहीं निकाल सकता। पेट्रोल की कार पेट्रोल से ही चलती है, डीजल की डीजल से चलती है। एक विनय है, एक विवेक है। हमारे पास मरीज आते हैं तो हम मरीज को समझाते हैं कि भैया सुबह में कितने बजे उठते हैं? तो 7 बजे। क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। ओके, ब्रश का एक थोड़ा सा पीस एक डब्बे में डालो। टाइम और है? हाँ, थोड़ा सा डालो। इस चीज पर ध्यान देना सब भाइयों बहनों। सुबह से लेकर रात तक जो खाना खाते उसका एक थोड़ा सा एक पीस एक बिकर में डाल दो, डब्बे में। कोलगेट से ब्रश किया, कोलगेट डालो। चाय पिया, चाय थोड़ा डालो। पौवा खाया, पौवा थोड़ा डालो। उपमा खाया तो उपमा डालो एक डब्बे में, सुबह से शाम तक। रोटी, दाल, चावल, आइसक्रीम, जो भी अंदर डाला उसका एक थोड़ा सा पीस। पहले हमारे बुजुर्ग लोग कुत्ते की रोटी पहले निकालते थे, ऐसे थोड़ा सा पीस एक डब्बे में डाल दो। रात का खाना बंद हो गया, अपने बोला कि बस बंद, अब कुछ नहीं खाना है। अब वो डब्बा खोलकर थोड़ा स्मेल ले लो। जो पूरा दिन अंदर थोड़ा डाला है, हमारे बॉडी के अंदर डाला, वो डाला। 2-3 दिन ऐसा कर लो, आप स्वयं डॉक्टर बन जाएंगे। इसलिए यही गलती है। एसिडिटी, ये क्यों हुआ? पंच धातु का शरीर ऐसे ही गिफ्ट में दे दिया 3 बूंद पानी के अंदर। ये हुआ क्यों? यही कारण है। 3 दिन में आपको मालूम पड़ेगा कि चाय पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। आप रात को 2 बजे से उठकर जो इस शरीर को परेशान कर रहा है, शरीर को मैं ये मानता हूं, क्षमा करना, तो शरीर ने क्या बिगाड़ा है आपका? उसका कसूर क्या है? शरीर को हमने सोचा चलो अपने को ब्रह्मा कुमारी में जाना है, मेडिटेशन, शरीर आ गया। शरीर यहां से उठा, अमेरिका जाना है, अमेरिका लेके गया। अफगानिस्तान जाना है, 4 धाम यात्रा जाना है। बिल्कुल बकवास है। सेल्फ रिस्पेक्ट। शरीर को अगर किराया नहीं देंगे तो शरीर आपका साथ जरूर छोड़ देगा। आपके वहां कोई काम कर रहा है वर्कर, उसको टाइम पे पगार नहीं मिलता है तो वो भी छोड़ देता है। शरीर से बाहर निकलकर थोड़ी सी शरीर के साथ मीटिंग करो। जैसे मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूं, अभी शेयर कर रहा हूं, ऐसे आप अपने शरीर के साथ मीटिंग करो, सिर्फ 5 मिनट। और अभी कब मालूम है? शौचालय में। बाकी नहीं, सही सोच आएगी। शौचालय एक ही जगह है, सही सोच आएगी। ध्यान देना मित्रों।
मंदिर में जाएंगे, ध्यान में देंगे तो भी फिर भटकेगा, यार 8 बज गया, मुझे जाना है, ये करना है, अंदर अंदर मिक्स, यानी एक्सीडेंट होगा, विचार इतने स्पीड में चले गए, फिर ध्यान नहीं रहेगा। शौचालय में ध्यान केंद्रित हो जाएगा। अब सोच लेना, आपको जॉब मिल जाएगा, वरना लाखों रुपया खर्च करके कंसल्ट करके आपका परिणाम 0 है। दूध किसने बताया कि दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? दूध का ट्रांसपेरेंट मैं आपको आंसर देता हूं, क्यों नहीं पीना चाहिए। और चाय क्यों पीना चाहिए? मैंने आपको बताया 1,96,000 लॉस है चाय से। दूध का एक नुकसान बताओ, एक नुकसान, एक भी नुकसान बता दो दूध का। जब अपनी माता का दूध अपने शरीर के अंदर एक बूंद है, तब तक ये शरीर जिंदा है। खलास हो गया, समझ लो कि माता का दूध निकल गया। हाँ, शंका तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग दूध पर, चाय पर शंका नहीं कर सकते, क्योंकि हैबिचुअल है। दूध एक छोटा सा रिपोर्ट निकाल लो आप, सीबीसी एलोपैथी के हिसाब से, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके अंदर, ये रिपोर्ट के अंदर जितना भी लिखा है वो दूध के अंदर है। डब्ल्यूबीसी काउंट है, आरबीसी है, पीसीबी है, एमसीबी है, स्पर्म काउंट है, दूध के अंदर क्या नहीं है। अगर जो नहीं पीना होता तो हमारा इष्ट देव हमें नहीं बताता कि बेटा ये तू पी। और दूध कभी बिगड़ता नहीं है, कभी दूध बिगड़ा नहीं है। कोई बोलेगा कि दूध हमारे घर में बिगड़ गया, गलत बात है। बिगड़ी हुई चीज को हम फेंक देते हैं। दूध ने बहनों कभी किसने फेंका कि दूध बिगड़ गया है, फेंक दो। दूध उनका अस्तित्व परिवर्तन करते हैं, दही बनते हैं। दही उनका अस्तित्व परिवर्तन करते तो घी बनता है। और घी इज ए नेचुरल कार, नेचुरल इंजन इन ए बेस्ट लुब्रिकेटिंग। आपकी कार चाहे फरारी है, चाहे मर्सिडीज है, चाहे ओडी है, चाहे बीएमडब्ल्यू है, इंजन के अंदर तो ऑयल रहता ही है। अगर इंजन का ऑयल निकल गया, कोई भी कार का इंजन वहीं रुक जाएगा। आपने कभी सोचा एक इंजन, कार रूपी इंजन के अंदर लुब्रिकेटिंग नहीं है, कभी हमने ऑयल चेंज नहीं किया, कभी हमने सर्विस नहीं किया। हमारे घर को साफ किया, किचन को साफ किया, उसको रिनोवेशन किया। कार को हमने सर्विस स्टेशन में ले जाकर सर्विस किया, लेकिन शरीर को कभी सर्विस किया? हमारे पास जितने भाई यहां से वहां आए हैं हमारे सेंटर पर, हमने उनको सर्विस किया है, उसको दवा नहीं दी है। एक व्यवस्था जरूर की है शरीर के साथ सेट करने की, लेकिन उनको हमने सर्विस किया है, और प्रैक्टिकल सर्विस किया है, और चैलेंज से सर्विस किया है। जितने भी लोग आए होंगे उसको हमारा एक्सपीरियंस होगा कि हमने वहां क्या किया है। वरना यहां से बंबई, राजस्थान से बंबई, राजस्थान से गुजरात, सौराष्ट्र, बहुत लंबी दूरी है। हम जब सो रहे हैं तो लोग आ जाते हैं गाड़ी लेकर। सवाल सर्विस का है, सर्विस खुद भी कर सकते हैं। और 3 मेडिसिन है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ थिंक और सेल्फ रिस्पेक्ट। चाहे सेल्फ रिस्पेक्ट में आती है तो पियो, कोई बात नहीं। दूध सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं आता है, छोड़ दो, शंका नहीं, ट्रांसपेरेंट मेरिट्स पर तय कर दो कि यह सही बात है, पीना चाहिए। हम जब पैदा हुए तभी हमने दूध पर शंका नहीं की, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। हमारी माता ने हमको दूध पिलाया, क्यों पिया भाई? डॉक्टर ना बोल रहे मत पिलाओ। दूध जरूरी है दांत के लिए, आने वाली पीढ़ी के रीजनरेट यानी कंसीव के लिए दूध जरूरी है, और दूध की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिसको जितने भी दर्द है, कैंसर के अलावा सब कुछ भी, कैंसर, HIV, किडनी फेलियर,
सीसीडी जो भी है क्रॉनिकल, चाय छोड़ दो, कॉफी छोड़ दो, ये पौवा पौवा सब छोड़ दो, एक गिलास दूध ले लो बड़ा, 3 चम्मच घी, पाव चम्मच हल्दी, कल से उनका सेवन कर लो। और कल 12 तारीख है, अगली 12 तारीख को चेक कर लो शरीर के साथ क्या हुआ है। अगर सही है तो चालू रखो, नुकसान है तो बंद कर दो। इतने साल से आप लोग चाय पी रहे हैं, कभी सोचा नहीं? तो मैं कहता हूं 1 महीना तो दूध, घी और हल्दी को दे दो अपने शरीर के लिए। सब चेक करो, नी जॉइंट चेक करो, हम एक आसन पर नहीं बैठ सकते, दुखते, ये होता है, ये होता है। हा? दूध अब बता रहा हूं, समझ गया मैं, यही बता रहा हूं। बॉडी के अंदर मसल्स, सेल्स, आर्टरी, वेन, ग्लैंड सब मजबूत हो जाएगी। और दूध 2 बार लेना चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग, दोपहर को नहीं पीना चाहिए। 3 काल है, वात काल, पीत काल और कफ काल। बॉडी के अंदर 3 दर्द है, वात, पीत और कफ। व्यवस्था 3 है, हवा, पानी और खुराक। फर्स्ट ट्रीटमेंट इज हाइड्रोपैथी, सेकंड इज योगा, थर्ड आयुर्वेद। या आयुर्वेद यानी किचन अपना, जो हम खाना खाते हैं। हमारा खाना जो किचन का निर्माण हुआ है 2500 साल पहले, पहले किचन नहीं था, कच्चा खाते थे हम लोग। ये पत्थर की मूर्ति का निर्माण जब हो गया, तब से धीरे धीरे किचन का निर्माण हुआ, रसोई का। गेहूं की चपाटी, चपाटी हम खाते हैं, वो ठीक है, हमारी आदत हो गई है, लेकिन चपाटी में कुछ नहीं है। एक गेहूं मुट्ठी भर ले लो आप, रात को एक कांच के बर्तन में भिगा दो उनको पानी के अंदर, उसका पानी चेक कर लो सुबह में, तो आपको मिल जाएगा टीसी, डीसी, डब्ल्यूबीसी, पीसीवी और आरबीसी, 5 चीज मिल जाएगी ग्लूकोज छोड़ के। और वही गेहूं के अंदर 6 चीज है ग्लूकोज के साथ। ये गेहूं को हम पीसते हैं तो टीसी, डीसी, आरबीसी निकल जाते हैं पाउडर बनने के बाद। बाकी बचते हैं डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट सेल और ग्लूकोज। फिर उनको आटा बनाते हैं, फिर रोटी चपाटी बनाते हैं, और गर्मी के अंदर उनको तवे पर सेकते हैं। तो रोटी जब हमने पकाया, फिर रोटी का रिपोर्ट निकाल लो, रोटी के अंदर कुछ नहीं है, ना तो डब्ल्यूबीसी काउंट है, ना तो ग्लूकोज है। एक रोटी का रिपोर्ट निकाल लेना, मैं जो बात कर रहा हूं वो साइंटिफिक है। कितना नाश कर दिया हमने। गेहूं के अंदर सब कुछ है, रॉ मटेरियल खाते थे हमारे बुजुर्ग, तभी उसी टाइम 1-1000 साल जिंदा रहते थे। आज जो हम शॉर्टकट में आ गए ना, यही हमारी स्टाइल है। फिर आपके डॉक्टर ने तो मना किया ऊपर घी मत लगाओ, तो कोरी खाते हैं, सूखी रोटी। तो शरीर का क्या कसूर है? समझदारी जो है वो सबसे बड़ी दवा है, समझदारी। हार्ट वाले, डायबिटीज वाले, कोलेस्ट्रॉल वाले को दूध, घी और हल्दी का जरूर सेवन करना चाहिए। हार्ट की आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक है, टीबी है, फेफड़ा खलास हो गया है, डायबिटीज है, हैवी कोलेस्ट्रॉल है और हैवी थायराइड है। दूध, घी और हल्दी का सेवन करने से कोई नुकसान होगा तो मैं आपकी डाइस पर ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं गुनहगार होगा आपका। क्या है कि मेरी राय आपने एक्सेप्ट कर ली, और कोई नुकसान होगा तो मैं भरपाई कर दूंगा। लेकिन चाय से, कोलगेट से जो नुकसान हो रहा है, ये किसके पास आप वसूलात करेंगे? जी, डायबिटीज वाले को क्या ख्याल रखना चाहिए कि जिसको सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट टीथ डैमेज है, उसको पेन क्रियास पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहे हैं, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। आयुर्वेद की भाषा में उनको मधुप्रमेह और मधुमेह है। उसको थर्ड लास्ट टीथ को मेंटेन रखने के लिए हल्दी, नमक,
खाने का सोडा और फिटकरी, चारों चीज को मिक्स करके उनका पाउडर बनाकर उसे ब्रश करना चाहिए। कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन लिए बिना आपका रिपोर्ट ठीक हो जाएगा विद इन वीक। डायबिटीज की जड़ है थर्ड लास्ट टीथ। समय का मुझे मालूम नहीं है, आप मुझे बता देना। ये तो बहुत बराबर है बिना मैन। किसी का कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं 92 से रहता हूँ, मिल्क डिपार्टमेंट संभालता हूँ और मेरे को आपके विचार बहुत अच्छे लगे। मेडिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते मैं यहाँ पर प्राय देखता हूँ, हमारे यहाँ पर है ना पानी में फ्लोराइड है जी। और फ्लोराइड के रीजन के कारण जैसे कॉन्स्टिपेशन है, गैसेज हैं, और गैस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के कारण सर्वाइकल की प्रॉब्लम। आपके पास में जो लोग आए थे उनमें से मैं जानता हूँ उन लोगों को, उनमें से साइटका की प्रॉब्लम थी उन लोगों के लिए। तो आने वाले जो नई जनरेशन है जिनके हो गया है वो तो भैया है ही हमारे पास में डॉक्टर्स जिनके आगे नहीं हो साइटका की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, और जो हमारे पानी में फ्लोराइड है, और हमने मिनरल प्लांट है हमारे पास में, और पानी शुद्धिकरण के लिए अपनी अपनी जगह पे आरओ रखे हुए हैं। तो वो तो क्या है, एक साइंटिफिक हमने सपोर्ट लिया हुआ है। जैसे हमने अभी ये कमरे को ठंडा करने के लिए, अगर हम ठंडा नहीं करेंगे तो अपने आप ये गर्म हो जाएगा। तो ये जो बहुत सी हमने चीज़ें ली है साइंस की, हमारी सपोर्ट है। पानी में वो ना हो, जो फ्लोराइड है जो हमारे लीवर को, इनको सब कुछ, ये मैं जानना चाह रहा था। जी जी। ठीक। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। उनकी सोच एक बिल्कुल मुझे बहुत पसंद आई। डॉक्टर एलोपैथी के हैं, आयुर्वेद के हैं, होम्योपैथी के हैं, सवाल ये नहीं है। ये बंदा है अपनी सोसाइटी का। उनका मिशन एक होना चाहिए, उनका टारगेट ये होना चाहिए कि ये मरीज ठीक होना चाहिए। दैट्स ऑल। डॉक्टर का गोल, डॉक्टर का इरादा ये बुलंद होना चाहिए। हमारी बुलंदी की ताकत जो है वो गिर गई है। फर्स्ट ट्रीटमेंट इज हाइड्रोपैथी। जल चिकित्सा पद्धति प्रथम औषध है। तो जल कैसा पीना चाहिए? 10 TDS का। आजकल जो ये आरओ, कैंट आरओ का जो वो हेमा मालिनी एडवर्टाइज कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसका एक मशीन आ रहा है। TDS 0 से लेकर 375 सारे मिनरल सब आ रहे हैं। तो आज जो पेस्टिसाइड के युग के अंदर धरती के पास जो पानी आ रहा है वो बहुत सारा केमिकल लेकर आ रहा है। मुझे मेरी प्रैक्टिस के दौरान मुझे एक बहुत बड़ा हाइड्रोपैथी के माध्यम से ये एक चमत्कारिक न्यूज, मुझे एक मैसेज मिला है ये, और मैंने प्रयोग भी किया है कि आरओ प्लांट का जो मशीन है इज अ गुड। 10 TDS का पानी ले लो, और पानी ऐसा होना चाहिए आपको भूख लगना चाहिए। खाना हजम होना चाहिए, खाना पाचन होना चाहिए। पाचन की जिम्मेदारी सिस्टम की नहीं है, पानी की है। और पानी जितना अच्छा है तो बॉडी इतना डाइजेस्ट करेगी, बॉडी के अंदर डिवाइड होगा, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन। पानी अगर पकेगा तो यूरिन बनेगा। अनाज अगर अंदर पाचन क्रिया झड़पी होगी तो अंदर सारी सिस्टम का वो सेल बनेगा। वरना इनडाइजेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एक बड़ी समस्या की जड़ है, और कब्जी का इलाज नहीं है एलोपैथी के अंदर। होम्योपैथी बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं होम्योपैथी ठीक नहीं, होम्योपैथी इज गुड साइंस, लेकिन एलोपैथी से बढ़िया कोई फ्रॉड और बैड साइंस कोई नहीं है। दुनिया ने उछाला है बात, ठीक है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि हम गलत है, लेकिन हमने उछाल लिया है ना। और सब लोग ये भी जानते हैं
कि आयुर्वेद सही है लेकिन बिलो डिग्निटी है, होम्योपैथी भी इतना ही सही है, वो कोई कम नहीं है, लेकिन हम होम्योपैथी आयुर्वेद की ब्रांच है, सब ब्रांच है तो सब ट्री प्लांट्स। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, पानी इज ए फर्स्ट ट्रीटमेंट, सेकंड इज ए योगा, पानी पीकर योगा कर सकते हैं हम। आर्टरी और वेन योगा कौन करते हैं? नाभि, नाभि चक्र, मूलाधार चक्र, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों? कि पानी से पहले तो वहां चाय पहुंच गई है, तो चाय ने ग्लैंड को ब्लॉक कर दिया, इंस्टेंट ब्लॉक कर दिया, और जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहे वहां पानी नहीं पहुंचेगा। तो पानी फर्स्ट ट्रीटमेंट इज हाइड्रोपैथी। जी भाई साहब, और किसी को कुछ कुछ आइए ना, आइए आइए, खुलकर चर्चा करेंगे। या तो ये नीचे रखना है, हाँ आपने जो बातें सुनाई काफ़ी अच्छी लगी। उसमें कई बातें हैं जो हमारे शरीर को स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हर प्रकार के लोग आते हैं। आयुर्वेदिक आया, चाहे एक्यूपंक्चर आया, तो अब ये है कि किसकी बात सही है किसकी गलत है, ये भी एक कंफ्यूजन रहता है। दूसरा है, आपने कहा चाय का है, जैसे अंग्रेजों ने राज किया, आज इतनी एडवर्टाइज हो रही है हमारे कोलगेट की, चाहे आयुर्वेदिक की, तो हमारी जो ये आयुर्वेदिक है जिसमें आपने कहा नाड़ी शोधन, तो कितने लोग नाड़ी को देखना जानते होंगे? आप जैसे डॉक्टर कितने होंगे भारत में? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने जो है कि इसमें ऐसा है कि जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट आएगा उस तरफ लोग जाएगा जब किसी के सामने प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि कितने सालों के बाद आज हमें आप मिले हो, तो हमारे बीच में इतना डिस्टेंस है। आज मैं कहता हूँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हम रहते, हमारे इरादे बुलंद है, और मैं समझता हूँ कि आज एक व्यक्ति के पास ज्ञान था, आज यहाँ जितने भी लोग हैं उसके पास ज्ञान है, जिस ज्ञान के आधार से ये अपने जीवन के प्रॉब्लम खुद ही सोल्व कर रहे हैं। लेकिन ये जो आयुर्वेदिक जब क्रिटिकल हो जाएगा तो नॉर्मल आदमी जो है कि अपने कार्य व्यवहार में ध्यान देगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो आयुर्वेदिक है इसका या तो प्रचार ठीक ढंग से हो, या इसको इतना सहज कर दिया जाए जिससे एक सामान्य व्यक्ति सहज रूप से इसको कर पाए। तो कहने का भाव है कि हर व्यक्ति अमरेली आए, क्योंकि जब उसके सामने प्रेजेंट प्रॉब्लम्स आता है तो अमरेली तक तो जा नहीं पाएगा या बॉम्बे नहीं जा पाएगा। तो कहने का भाव जब प्रेजेंट प्रॉब्लम्स आता है तो जो उसके पास यहाँ जो एकदम नज़दीकी उसी से ट्रीटमेंट लेगा, और यहाँ पर भी कहीं आयुर्वेदिक डॉक्टर है, अगर उसका ट्रीटमेंट उस तरह का नहीं मिलेगा तो उसका आयुर्वेदिक पे जो विश्वास है वो कैसे बना रहेगा। तो हमने कहने का भाव, अगर चाय वालों ने इतनी चाय की एडवर्टाइज की है तो ये भारत वालों की आयुर्वेद की भी बहुत बड़ी कमी है कि उन्होंने आयुर्वेद की एडवर्टाइज जो करनी चाहिए वो ठीक ढंग से की नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने जो कार्य किया है बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन अगर इस आयुर्वेदिक के द्वारा आप चाहते हो कि भारत का उत्थान हो तो उसको क्या सहज रूप हम दे सके, किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति को, या कुछ ऐसा बुक हो, कुछ ऐसा लिटरेचर हो कि इसको एक ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान जिस प्रकार से यहाँ सारे लोगों ने लिया है उसी प्रकार से एक आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट खुद ही बहुत सहज तरीके से कर सके, क्या ऐसा कोई प्लानिंग, ऐसा कोई योगदान आप दे सकते हैं? तो हम समझते हैं कि यहाँ जो आए आपने इतना अच्छा समय दिया, और आपकी बातों से भी हमें बहुत प्रेरणा मिली कि किस प्रकार से आयुर्वेदिक के साथ जुड़ के हम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार भारत देश को भी हम आगे ले जा सकते हैं, और हम सभी यहाँ एकत्रित ही हुए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि स्वास्थ्य की दिशा में आपका अनुभव है, तो उस अनुभव से कोई ऐसा दिशा, कोई ऐसा मार्गदर्शन जिससे हम सब लोग सहज रूप से अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखकर ये जो परमात्मा का कार्य चल रहा है उसको विश्वव्यापी बना के पूरे विश्व को सुंदर बना सके, ऐसी कुछ बात अब आपके ध्यान में होगी, इसको सहज रूप से हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आप कुछ उसका सहज रास्ता हमें बताएं, ऐसी हमारी शुभ भावना है आपके लिए। आपका शुभ नाम? आदरणीय डॉक्टर साहब ने अपना भारत भूमि का अनुभव विदेशों में भी कर आए और यहाँ भी पहली बार आकर के आप बता रहे हैं। आपने एक सागर में कंकड़ी तो मार दी, उसकी लहर भी उठ गई, और जितने भाई यहाँ बैठे हैं भारत के कोने कोने से आए हैं, आपकी बात भी पहुँचेगी। लेकिन आपने दांतों की बात करी
और किसी के दांत हुए ही नहीं तो वो क्या करेगा। और काफ़ी बुजुर्ग सीनियर सिटीजन भी आए हैं और हम भी ये सोच रहे हैं कि हम भी क्या करें। पूरे भारतवर्ष में हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जगह जगह इसे परमात्मा का कहना है कि भारत में भगवान आया हुआ है, तो ये कहेंगे कि आयुर्वेदिक भारत की भूमि से पूरे विश्व को आप चुनौती दिए हैं। आपने कहा मैंने सीधी डिग्री नहीं ली, इसी कारण नहीं ली थी कि आप जान कि भाई हम थ्रू प्रॉपर चल रहे हैं, भारत के द्वारा दें, अपनी संस्था के द्वारा लें। तो हम ये चाहेंगे कि आप ऐसे पैदा करो जैसे कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने पूरे देश के खेतों और खलिहानों से लेकर के तमाम पैदा कर दें। आप भी आज एक अपना ये आश्वासन दे के जाएंगे कि गांव गांव गली तक नाड़ी वैद्य पैदा करेंगे। और कैसे करेंगे, और आने वाली पीढ़ियों को आपको चिंता है, आपने कहा है, तो हम भी कहें कि आने वाली पीढ़ियों को भारत देश बहुत बड़ा विशाल देश है और महान देश जब बनेगा कि आने वाली पीढ़ियों को भी बचाएंगे। धन्यवाद। बताएं कि भाई दांत वाला क्या करेगा, नहीं है। और आपने वो कहा है ना दूध और वो, ठीक है, वहाँ में फिर गुड़ डालें कि नहीं? जरूरत नहीं है, गुड़ भी जाना, गुड़ नहीं डालना चाहिए, मीठा नहीं डालें? नहीं। अच्छा, ठीक कहा। पानी के ऊपर आज से 30 साल पहले गांव में तालाब के पानी से पुए बनाए जाते थे, बड़े स्वादिष्ट, किसी के कोई खराबी नहीं हुई, पानी भी पी लिया करते थे, कोई खराबी नहीं। आज क्या हो गया कि हर बीमारी हो जाती है। तो ये क्या परिवर्तन आ गया पानी में, हर तालाब के पानी में दाल बना लो, कोई खराबी नहीं होती थी 30 साल पहले। पेस्टिसाइड, और मैं पशु पी रहे हैं, मैं हम पी रहे हैं, हमने खेतों में सब काम मैंने किया। आपको ये बताया ना कि गेहूं का टेस्ट निकल गया है। अच्छा, गेहूं की बात आपने करी। गेहूं का जो वो बो करके उसके वो निकल रही हैं हरी पत्तियां, वो भी लाभदायक हैं कि नहीं? जी, इसे ज्वार बोलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आपने बहुत ही अच्छी सारी बातें बताई है। तो हम सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए खान पान कैसा रहे उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी कीर्ति भाई साहब ने बहुत सारी चीज बताई, मुझे एक बहुत चीज याद आ रही है। मैं 20 साल से बंबई में स्थायी हूं, जू पर बच्चन जी के बंगले के पास मेरा सेंटर है। 12 साल तक मैंने बंबई समाचार में लेख लिखा और मेरी बोलने की तारीफ यही है, मेरी जॉब चैलेंजेबल है, जो सब लोग ना बोलेगा उसका इलाज नहीं है, वही हम करेंगे। नहीं क्यों होता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये पहले से ही जुसा रहा है, शायद परमात्मा की कोई देन होगी, मुझे मालूम नहीं है। 12 साल तक मैंने न्यूज में लिखा, गुजराती पेपर के अंदर उघाड़े छोक कॉलम एक आती है जहान दारूवाला की, 12 साल तक उन्होंने लिखा। 12 साल के बाद 12 लोगों का पत्र आया मेरे पर। मुझे लगा इतने बड़े बंबई के अंदर 12 लोग जिंदा हैं, सब मुर्दे। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, अंधों के शहर में आईना कौन खरीदेगा? मैं तो आईने आप बेचने वाला हूं, और ये पूरा अंधों का शहर है, उसको जगाने के लिए, हिलाने के लिए आपकी जैसी बड़ी संस्था होनी चाहिए। संस्था के माध्यम से लोग जागेंगे। बहुत लोग डिवोटी बनकर, नाड़ी परीक्षण बहुत इजी है, बहुत इजी है, इतना गहरा सब्जेक्ट नहीं है। चेहरा देखकर हम निदान कर सकते हैं, आवाज पर हम निदान कर सकते हैं, और नाड़ी देखकर निदान कर सकते हैं। मेरे परिवार की एक मैं आपको छोटी सी घटना बता रहा हूं। 1939 की घटना है, 1941 की घटना है। एक वैधराज की, हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन था। एक अंग्रेज अफसर एक स्टैंड खड़ा किया था, वो जो आजकल पुलिस वाला स्टैंड रखते हैं ना, वो माचड़ा रखते हैं प्रोटेक्शन के लिए। वहां खड़े खड़े यूरिन पास कर रहा था, पेशाब कर रहा था। वहां से एक आदमी निकला, पेशाब की धार पर उन्होंने उनको बोल दिया,
ये कल शाम को 4 बजे खलास हो जाएगा। कल शाम को 4 बजे उनका अंतिम श्वास होगा, ये मृत घोषित हो जाएगा। अंग्रेजों ने बोला उनकी धरपकड़ कर लो, उनको अंदर कर दो। साला ऐसे कैसे बोलता है एक अफसर के खिलाफ? उन्होंने बोला कि मैं भारत का, हिंदुस्तान का आयुर्वेद का उपासक हूं और मैं वैद्यराज हूं। कल शाम को 4 बजे के बाद धरपकड़ करना, अभी नहीं। अगर अभी आप करेंगे तो आपकी जोगमी और जुल्म होगा। दूसरे दिन 4 बजे वो खलास हो गया। ये आयुर्वेद की पहचान थी। हम जैसे परछाया बोलते हैं ना, जो प्रकाश पड़ते हैं उनका प्रतिबिंब रहता है, उन पर निदान करने की क्षमता हिंदुस्तान के अंदर है, लेकिन उसमें कोई बिलीव नहीं करता है ना। मशीन के अंदर डालेंगे, आधा घंटा सुला देंगे, कंप्यूटर लाइन चालू होगी, उस पर आप जरूर बिलीव करेंगे कि बापूजी का बीपी कितना है, ये कितना है। वो नाड़ी पकड़ के बता देगा कि ऐसा ऐसा है, तो आज बिलीव नहीं करते हैं। पश्चिम का छाया है हमारे पास। अगर वो छाये की चादर जो उठाना है तो आपकी जैसी संस्थाएं उठा सकती है, क्योंकि बल्ब डीओटी है आपके पास और हमें डीओटी खड़ा करना है। हाँ, अगर आपको चाहे तो मैं भी मानता हूं और जरूर अनुभव भी करता हूं कि ये सवाल एक दिन का नहीं है, लगातार आपको इंसिस्ट करना पड़ेगा। एक दिन में हम ड्राइविंग भी नहीं सीख सकते हैं, एक दिन में हम मोबाइल भी ऑपरेट करना नहीं सीखते हैं। तो ये लगातार शिविर की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, फिर सेल्फ थिंक होगा, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, तभी हमारा आजाद भारत मजबूत बनेगा। बहुत सारी समस्या है। पिछले 10 साल पहले हमें एक उम्मीद जगी थी, आयुर्वेद उपासकों को बहुत उम्मीद जगी थी, जब रामदेव जी ने ये पूरा हिलाया था। उनकी नाभि, उनके पेट, जो मूलाधार चक्र जो हिलाते थे, ऐसा लोगों को हिलाया था और आयुर्वेद के प्रति लोगों की अवेयरनेस बढ़ी थी। लेकिन ये भी हमारी आशा पानी में मिल गई। वो बंदा दूसरी गली में घुस गया जहां उनको जाना नहीं था। हमें एक उम्मीद थी कि आने वाले 15 साल के बाद हिंदुस्तान के अंदर दर्द निकल जाएगा, दर्द मुक्त भारत जो बनेगा तो ये शायद बंदा बनाएगा। लेकिन कम नसीबी भारत की प्रजा की है कि वो बंदा पॉलिटिक्स में घुस गया। महर्षि महेश योगी, उन्होंने भी बड़ा एक साम्राज्य आयुर्वेद का खड़ा किया था। लेकिन आयुर्वेद के प्रति जो चीज है, ये कुदरत की पसंद की चीज है। कुदरत को अगर प्रसन्न करना है तो आयुर्वेद कर सकते हैं, वृक्ष कर सकते हैं। लास्ट में हम शिविर तो जरूर रखेंगे, हमारा सहयोग भी रहेगा आपको, और जहां जरूरत है वहां हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे, एक दूसरे मिलकर किसी का कल्याण करेंगे। नक्षत्र और वृक्ष की एक बात मैं आपको लास्ट अंत में बताना चाहता हूं। आयुर्वेद का जन्म कहां हुआ? बृहद गुजरात के समुद्र किनारे पर, बृहद गुजरात के समुद्र किनारे पर धनतेरस के दिन 12 और 48 मिनट के बीच में हस्त नक्षत्र के अंदर भगवान धन्वंतरी ने एक अमृत कलश लेकर बृहद गुजरात के समुद्र किनारे पर उनका प्रागट्य हुआ। वो अमृत कलश हिंदुस्तान के 4 जगह पर गिराया। वहां आज भी कुंभ स्नान होता है। अवेयरनेस की बात है, इसलिए मुझे याद आया कि मैं आपको बता दूं। हमारे साधु संत भी पॉलिटिक्स में घुस गए हैं, आयुर्वेद से लुप्त हो गए लोग। 4 जगह पर कुंभ स्नान क्यों हो रहा है? आयुर्वेद का प्रमाण है, 4 जगह पर गिराया। 5वां जो बाकी बचा वो बनारस गंगा नदी के किनारे पर महामृत्युंजय मंदिर है बनारस के अंदर, उसके कंपाउंड के अंदर एक धन कुआं है, अष्टकोण कुआं। मेरा आज भी दावा है, विश्व के अंदर आज भी मेरी चैलेंज है, आज भी दुनिया का कोई भी मरीज, कोई भी दर्द, कोई भी यादी, कोई भी व्याधि, कोई भी उपाधि, इस कुएं का जल 27 दिन उनका सेवन करो, आप भूल जाएंगे। यही आयुर्वेद का प्रमाण है। और आयुर्वेद का प्रमाण अगर देखना है तो व्रजमी नदी के किनारे से
इंटरनल लाइन बनारस तक जाती है। इतनी हमारे पास प्रमाण है, औषधि है और इतनी व्यवस्था है, फिर भी हमारे साधु लोग, आध्यात्मिक लोग ये चुप है। और ये आज की बात नहीं है मित्रों, ये कम से कम 17 साल से मैं मीडिया के द्वारा बोल रहा हूं। 12 साल से तो मीडिया का मेरा प्रोग्राम है, 1100 डीवीडी तो मीडिया में मैंने पूरे वर्ल्ड के अंदर ये प्रसारण किया है। लेकिन दुख की बात यह है, मैंने आपको बताया कि ये अंधों का शहर है, आईना कौन खरीदेगा? अगर कोई योग बन गया और कोई निकल गया तो सारी आने वाली पीढ़ी उनका प्रमाण, उनका रसपान, उनका सेवन जरूर करेगी। और पश्चिमी साइंस की कत्लेआम से जरूर हमारी भारत की पीढ़ी जरूर बचेगी। जहां कोई दिशा नहीं है, जहां कोई डेस्टिनेशन नहीं है, और डेस्टिनेशन, दिशा, सुरक्षा सब है। तीसरी और आखिरी बात, कुदरत का मनपसंद काम जरूर होगा। आज हमारी बहन बेटी, स्त्री का गर्भधान एक कुदरत की तिजोरी है। अखिल ब्रह्मांड का नेटवर्क स्त्री की नाभि के साथ है, दूसरा नक्षत्र के पास है, तीसरा उनके पास है। आने वाली पीढ़ी, हमारी बहन, बहू, बेटी का गर्भधान की जो कत्ले आम हो रही है, उसे जरूर आयुर्वेद बचाएगा। मेरा नेचुरल डिलीवरी सेंटर में एक है, वहां हम कोई चार्ज नहीं करते। कोई भी ज्ञाति का कोई भी व्यक्ति है, बच्ची जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वहां रख देते हैं हमारा सेंटर पर। उसको पहले दिन हम 1 गिलास दूध, 1 गिलास घी, दूसरे दिन 1 गिलास दूध, 2 चम्मच घी, तीसरे दिन 1 गिलास दूध, 3 चम्मच घी, 27 दिन तक 27 चम्मच घी, दूध और घी इक्वल हो जाता है, वो पी जाती है बच्ची। 27 के बाद एक एक क्रमित नीचे उतरते हैं हम, फिर ऊपर चढ़ते हैं। 9 राउंड खत्म हो जाता है, बच्ची को हम बता देते हैं ये तेरा कर्म है, तो खुद डिलीवरी कर, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, और बच्चा आसानी से सुरक्षित बाहर हो जाता है। वज्रासन के आसन में वो लेडी एक निरोगी बच्चे को जन्म देती है। आज हमारे समाज को यही जरूरत है। आखिरी बात, ज्योतिष, नक्षत्र की और धनकुआ की जो मैंने बात बताई, तो आज हमारे गुजरात की तरक्की का राज क्या है? नरेंद्र मोदी नहीं है। तरक्की का राज बताना चाहता हूं मैं आपको। नक्षत्र वन, नक्षत्र वृक्ष। हिंदुस्तान पर 200 साल तक अंग्रेजों ने राज क्यों किया? आज भी उनकी करेंसी ऊपर क्यों है? ये नक्षत्र वन है। आयुर्वेद और ज्योतिष एक सिक्के की जो दो पहलू है, वो हिंदुस्तान के पास उनका राज, वो माननीय मोदी साहब ने अडॉप्ट कर लिया और पूरी ब्रिटेन शाही उन्होंने चला ली आध्यात्मिक रूप से। छोटा सा एग्जांपल, शायद आप गुजरात के अंदर सौराष्ट्र में गए होंगे तो वीरपुर जलाराम बापा की जगह है। जलाराम बापा की जगह के अंदर लाखों लोग भोजन करते हैं, कोई चार्ज नहीं है। तो उसका राज क्या है? पुष्य नक्षत्र का पीपल वृक्ष उनका राज है। वहां आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों समन्वय आपको देखने मिलेगा। श्रीनाथ जी का राज क्या है? वो वहां का पीपल राज है। तिरुपति का राज क्या है? वट का वृक्ष राज है। दक्षिण भारत के अंदर शिरडी साईं बाबा का राज क्या है? नीम वृक्ष उनका राज है। ऐसा 27 देव वृक्ष, 27 नक्षत्र, 27 देव वृक्ष अंग्रेजों ने बहुत सारे बंबई के अंदर लगाया है। नरेंद्र भाई ने 2003 में पहला नक्षत्र वन बनाया, दूसरा तारंगा हिल पर बनाया, चौथा पाटन में बनाया, अंबाजी में बनाया। ये नक्षत्र वन उनको पीएम पद तक ले जाएगा। ये है आयुर्वेद। और आने वाले दिन में आपके कोई मिशन में, आपके कोई संस्था से कोई अगर बंदा निकलेगा कि नहीं एक मिशन शुरू करना है, तो हम आपके साथ हैं आने वाली पीढ़ी के लिए और आपके विचार के साथ। और यहाँ बहुत शांति मिलती है
और शरीर के साथ, मेडिटेशन के साथ आयुर्वेद का सीधा नाता है। मैं मेरे शब्द को विराम देना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, नमस्कार। मेरा नंबर है 093 23 68 49 89। डॉक्टर महेश मेहता। डॉक्टर साहब ने बीना बहन जी का नाड़ी परीक्षा द्वारा इलाज जो है बहुत अच्छा रीति से किया है। तो बीना बहन जी थोड़ा सा अनुभव अपना सुनाएगी और फिर किसी को डॉक्टर जी का सहयोग लेना है अपने बीमारी के लिए तो वो ले सकते हैं, तो वो बताएंगे। ओम शांति। नहीं जरूरत नहीं, सब जानते हैं। ओम शांति। आप तो हमको, हमारी सेवाओं को जानते हैं। हमारा ज़्यादातर सीटिंग जॉब रहता है, सीटिंग सेवा रहती है और काफ़ी बिजी शेड्यूल्स रहता है। तो मुझे थायराइड तो काफ़ी 25 साल से तो था ही, 22-23 साल से तो मैं थायराइड की एल्ट्रोक्सिन एलोपैथिक मेडिसिन ले रही थी, लेकिन उसकी साइड इफ़ेक्ट्स है वो मन में तो था, लेकिन एलोपैथिक में तो उसके अलावा और कोई इलाज ही नहीं। वो तो साफ शब्दों में कह देते हैं कि थायराइड का आपका ग्रंथि बंद ही हो चुका है और आपको ये गोलियां लाइफ टाइम तक खानी है। तो वो तो हम ले ही रहे थे, लेकिन अभी अभी लास्ट समय में मेरी काफ़ी नाड़ियाँ ब्लॉक हो चुकी थी और मुझे चलने में काफ़ी तकलीफ हो गई थी। कमर से लेकर के तो समझ लो मेरा एकदम शरीर लकड़े जैसा हो गया था। तो हमारी लौकिक माता जी ने पहले ट्रीटमेंट शुरू की, वो मेरे को लेके गए। तो मेरा डॉक्टर जी से संपर्क हुआ, लेकिन पहले यहाँ पर संजय भाई से मैंने उनका एड्रेस लिया था। मैंने फ़ोन से बात की, तो फ़ोन से मैंने उनसे सिर्फ एसिडिटी और गैस के लिए मैंने सोचा कि ये पहले मुझे मेडिसिन मिल जाए। तो मैंने जस्ट उसके लिए फ़ोन से बात किया, लेकिन उन्होंने मेरा एकदम राइट डायग्नोस सिर्फ मेरी आवाज़ सुन के बताई कि आपका राइट साइड सारा आपका ब्लॉक है और राइट साइड आपको पूरा पेन हो रहा है, और ये सही बात था। मैंने एलोपैथी कोई भी डॉक्टर मेरा ये डायग्नोस कर नहीं पा रहा था, और उन्होंने सिर्फ फ़ोन से मेरी आवाज़ सुन करके ही मेरा डायग्नोस कर दिया। और उन्होंने ये भी बोला काफ़ी समय से है, तो वो भी करेक्ट था। इसलिए मुझे एकदम विश्वास हो गया कि मुझे जाना है, मेडिसिन लेना है तो इनसे ही लेना है, जो फ़ोन से इतना अच्छा डायग्नोस कर सकता हो, आवाज़ सुनकर के इतना अच्छा डायग्नोस कर सकता हो। तो बॉडी चेकअप भी कराया था 3 बार, लेकिन ये डायग्नोस मेरा नहीं हुआ और मुझे बहुत पेन था राइट साइड में, पूरा सिर से लेकर के पाँव तक। फिर जब मैं उनसे पर्सनली मिली तो उन्होंने माता जी को बोला कि क्या मेरे सामने तो डेड बॉडी आया है। पूरा मेरा नाड़ियाँ ब्लॉक हो चुका था और काफ़ी मेरे अंदर क्लॉथ्स थे। वो उन्होंने ना मुझे कोई चेकिंग किया, ना मैं कोई एलोपैथिक में पहले ही दिन मेरी थायराइड की मेडिसिन बंद करा दी और सिर्फ नाड़ी पंचकर्मा से उन्होंने मेरे को ठीक किया, और आज मैं अच्छी तरह से चल पा रही हूँ। सारे मेरे शरीर के जो ब्लॉकेज थे, क्लॉथ्स थे, वो सारे उन्होंने क्लियर किए। डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। मुझे अगर नई ज़िंदगी मिली है तो उनकी वजह से मिली है, और आज मैं आपके सामने वापस सेवा में हाजिर हुई हूँ तो उनकी वजह से हुई हूँ। इसलिए मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और अभी भी वैसे अंडर ट्रीटमेंट हूँ, लेकिन दादी जानकी जी ने मुझे बुला लिया, इसलिए मुझे आना पड़ा। और बहुत बिजी शेड्यूल में डॉक्टर साहब मेरी रिक्वेस्ट पर यहाँ पर आए। मेरी यही शुभ भावना थी, जो मुझे मिला वो हमारे समर्पित भाई बहनों को मिले, क्योंकि हमारे समर्पित भाई बहनें
सभी व्यसन मुक्त है, किसी को कोई व्यसन नहीं है। खान पान हमारा शुद्धि है, हम इतना योग करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं, इतनी विश्व सेवा के लिए हम तत्पर है, विश्व कल्याणकारी है, और हमारा एक ही लक्ष्य है कि विश्व का उद्धार हो और बाबा का हम राइट हैंड बने। और लेकिन हमारी शारीरिक तकलीफों के कारण हम एकदम से पीछे हो जाते हैं। और इतनी, मैं तो सोच रही हूँ ब्रह्मा कुमारियों को कितनी तकलीफ और कितनी क्रॉनिक बीमारियों से गुजरते, तो क्यों, जब हम इतना योग करते हैं। तो वो मेरे मन को, मेरे प्रश्न को ये होता रहता था, इतना क्यों, जब हमारे कर्म इतना अच्छे हैं, हमारी सोच इतनी अच्छी है, बाबा हमको इतना अच्छा सा शिक्षा दे रहे हैं, हम इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ हमारा सात्विक है, फिर भी हमको क्यों हो रहा है। जब मैं डॉक्टर साहब के संपर्क में आई, मेरा 2 मास ट्रीटमेंट हुआ, उन्होंने 2 मास दिन रात मुझे उनके पास जाना हुआ, मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। मुझे लगा कि ये स्पिरिचुअलिटी की कुछ मेरी कमी थी, कुछ मेरी समझ की कमी थी, जो मैंने इनसे सीखा।